तो ये वो बुक है जो आपको आईकैप की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इसकी पहले हार्ड कॉपी मिला करती थी, अब सॉफ्ट कॉपी में ही अवेलेबल होती है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको अगर हार्ड कॉपी नीचे जो फोटोस्टेट शॉप है उससे आप ले सकते हो ये बुक, ठीक है ना। अगर आप इसको सॉफ्ट कॉपी में ही अपने पास रखना चाहते हो तो वो भी कोई मसला नहीं है, बल्कि मैं तो ये आपको मशवरा दूंगी कि मेरी जो इकनॉमिक्स के वाले से इसको सॉफ्ट कॉपी में ही रखो। रीज़न ये है कि अब देखो इसमें कितने चैप्टर्स हैं, एक थोड़ा सा देख लेना पहले बुक की, तो भी नो हाउ पता चल जाए कि हाँ कुछ फेमिलियर हैं हम इससे। तो अब आपको इसमें कितने चैप्टर्स दिख रहे हैं? 13 चैप्टर्स दिख रहे हैं। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा सिलेबस है जो हमें कंप्लीट करना है टाइम पर, सही है। अब बात ये है कि जब हम फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं तो हमें दिखता है कि अल्लाह भाई ये तो बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, तो ठीक है ना। अगर हम ये लाइन एक एक लाइन स्टडी करने लग जाएं तो क्लास में मेरा ख्याल में एक टॉपिक ही कवर हो पाएगा, सही है ना। तो इसके लिए हमने क्या काम करा है, इसके लिए अभी जो आपको मैं दिखा रही थी ये पीपीटी स्लाइड्स बनी हुई हैं, ठीक है ना। तो मैंने हर चैप्टर के मैंने आपको बताया अभी तक कि समराइज्ड नोट्स बनाए हुए हैं, तो इस तरीके से आपको एक समराइज्ड नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब वो एडम स्मिथ की डेफिनेशन वहाँ पूरे एक पेज पे थे, यहाँ पे एक स्लाइड में समराइज हो गई, ठीक है। जाहिर है असल जो बात समझाना है वो तो टीचर का काम है, तो पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको बात समझा दूंगी। आपने क्या करना है, आपने घर जाके टाइम जो आप इकोनॉमिक्स को टाइम दोगे उसमें आपने एक नज़र बुक को रीड करना है कि कोई एक ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो मिस ने कवर नहीं किया या मिस ने नहीं समझाया, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। फिर आपने सेकंड चीज़ क्या करनी है कि आपने खोलने हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी सारी चीज़ें, आपने खोलने हैं फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़, ठीक है। ये इस तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस, इस तरीके से हमारी सीक्वेंस है और ऐसे हमने चलना है, तो हमारी तैयारी जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर वे में होगी, सही है। आपने खोले फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़, आपने देखा कि अच्छा हाँ ठीक है फर्स्ट वाला समझ में आ रहा है, मिसने समझाया था इसका ये होगा, आपको पता लग रहा है कि भाई स्टार्टिंग के इतने एमसीक्यूज़ कवर हो रहे हैं। वैसे वो मैं स्टार्टिंग में आपको बताती भी जाऊंगी कि भाई आज हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं उसको देखते हुए आप इतने एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। हर चैप्टर के एंड में आंसर कीज़ हैं, पहले आपने खुद आंसर पे टिक लगाया, फिर आपने मैच करा कि भाई मेरे सही है या नहीं है, ठीक है। इन केस कुछ समझ में नहीं आया तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ द एवरी चैप्टर आपका क्विज़ होगा। ये मैं बताऊँ या ना बताऊँ आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई मिस बोले या ना बोले हमारा क्विज़ होना है, तो उसके लिए क्विज़ से एक रात पहले तैयारी नहीं करनी है, हमने साथ साथ करनी है। क्योंकि अगर मैं आपको चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ दिखाऊं तो एक तो इतनी लाइटिंग हो रही है भैया, मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ ही कितने हैं, 100 है, ठीक है। अच्छा ये इतने सारे बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे आपका माइंड उतना ओपन होगा कि भाई इस कॉन्सेप्ट से इस तरीके से सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस वजह से प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतने एमसीक्यूज़ एक दिन में सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये कि आपने डेली बेसिस पर एक टारगेट सेट कर लेना है कि भाई मैंने डेली बेसिस पर 10 एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि साथ साथ मेरी प्रिपरेशन होती रहे, कोई इससे पहले मुझे कोई परेशानी ना, सही हो गया। अच्छा आप ये जितनी भी मटेरियल है ये हम ऐसा करेंगे कि कोई ना कोई अभी फ़िलहाल आप लोगों का ग्रुप तो बना हुआ होगा ना, बनेगा, सही है। तो वैसे तो आप लोग रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड ग्रुप में किसी में कोई ग्रुप में हो आप लोग, ARTT का जो ग्रुप है, ठीक है। अच्छा तो मैं ये करती हूँ कि मैं अपना एक सेपरेट ग्रुप बना लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है एक ही ग्रुप में सारे अगर टीचर्स मटेरियल शेयर करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक ग्रुप बना के आप लोगों को उसका लिंक भेज दूँगी, रजिस्टर्ड ग्रुप में भी और अनरजिस्टर्ड ग्रुप में भी। अगर कुछ स्टूडेंट्स होंगे ना जो अभी रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो हो सकता है वो उस ग्रुप पे ना, तो आप लोग उस लिंक से जो है ना ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वो इकोनॉमिक्स का सेपरेट एक ग्रुप होगा, उसमें मैं सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मटेरियल, अब उसमें ये होगा कि भाई देखो इररेलेवेंट हमने कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट कोई सब जो है मैसेजेस नहीं करने। हमने क्या करना है कि बस अगर आप कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो और उस टाइम पे आपको कोई एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है पीछे आंसर जो है वो मुझे लग रहा है गलत है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उस पर पूछ सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स भी जिनको समझ में आ रहा है वो भी आपको बता देंगे, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं भी आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है ना। तो एक स्टडी ग्रुप हमारा हो जाएगा, सही है। बस अब इससे रिलेटेड तो कोई सवाल नहीं है ना कि कैसे चलना है, सब स्टार्ट करें, ठीक है।
अच्छा, अब जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा उसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है, वो जो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें हम इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा समझेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तो इकोनॉमिक्स का जो बेसिकली देखें वर्ड है ना, वो डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। इकोनॉमोस, ठीक है। अब इस वर्ड का क्या मतलब है? बेसिकली इस वर्ड का मतलब है होम मैनेजमेंट, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का वर्ड एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है ओइकोनॉमोस, जिसका मतलब है होम मैनेजमेंट। तो होम मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स का आपस में क्या ताल्लुक हुआ? जैसे कि मैंने ओरिएंटेशन में भी एक बात पॉइंट आप लोग को कहा था कि हमारे पेरेंट्स एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट होते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं कि भाई किस तरीके से सोर्स ऑफ इनकम को देखते हुए, अब एक्सपेंडिचर्स तो बहुत सारे ना, बॉन्ड्स तो अनलिमिटेड हैं, ठीक है ना, बच्चों की तो बड़ी सारी ख्वाहिशात हैं, लेकिन किस तरीके से उस इनकम को एलोकेट करना है, ठीक है ना, उन एक्सपेंडिचर्स पे एलोकेट करना है, ये हमारे पेरेंट्स बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो होम मैनेजमेंट कर रहे हैं ना वो, ठीक है ना, घर को फाइनेंस देख रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम होम को थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखें तो हम इसको स्टेट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं ना। घर की मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है? हमारे पेरेंट्स कर रहे होते हैं। और स्टेट मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है? गवर्नमेंट कर रही होती है। अच्छा, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वो पूरे इकोनॉमी को देख रही होती है, उसका व्यू जो है वो ब्रॉड है, अदरवाइज और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे हमारे पेरेंट्स बजट बनाते हैं ना मंथली, इसी तरीके से गवर्नमेंट भी आपको पता है कि बजट बना रही होती है। अब गवर्नमेंट बजट में क्या क्या बनाती है कि भाई ये टैक्स रेवेन्यू इतना आया, नॉन टैक्स रेवेन्यू इतना आया, ये इनकम है, और ये प्रोजेक्ट्स हैं, भाई हेल्थ सेक्टर पे इतना लगाना है, एजुकेशन, पेरेंट्स, ठीक है, इतने सेक्टर्स हैं, इस पे इतना इतना लगाना है, तो एलोकेशन कर रही है ना, वो भी, उसको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जैसे पेरेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना कि भाई इनकम लिमिटेड है और करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी यही सेम प्रॉब्लम फेस करी कि भाई फंड्स लिमिटेड है और भाई सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा लगाना है, डिफेंस पे भी लगाना है, बहुत सारी जगहों पे लगाना है, तो कैसे एलोकेशन की जाए? अगर एक सेक्टर पे ज़्यादा लगा देगी तो दूसरे सेक्टर पे क्या हो जाएगा? कम लगेगा, फंड्स नहीं बचेंगे इतने, ठीक है ना। तो जब मेन प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई इकोनॉमिक्स की, कि जो बेसिक प्रॉब्लम है ना जिसकी वजह से आप कह लो कि ये सब्जेक्ट बना, वो क्या है? स्केर्सिटी। कुछ लोग इसको स्कार्सिटी भी कहते हैं, स्केर्सिटी भी कहते हैं, ठीक है। स्केर्सिटी का मतलब क्या है? समथिंग विच इज़ लिमिटेड, जो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, जिसकी कोई लिमिट है, ठीक है ना। और हमें अक्सर ये न्यूज़ वगैरह में अक्सर हम सुन रहे होते हैं कि भाई गैस के ज़खायर जो हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है ना, ये चीज़ जो है ना वो दुनिया से कम होती जा रही है, ये आप सुनते रहते हो ना। तो बेसिकली रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? इकोनॉमिक्स कहती है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन जो बात ये है कि जो हमारी वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है, ठीक है ना। हमने गालिब के एक शेर से भी ये बात समझी थी, याद है ना? कौन सा शेर था? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये वही वाली बात है कि हमारी वांट्स की कोई लिमिट नहीं है। जिस बंदे के पास कुछ भी नहीं है ना, कोई ट्रांसपोर्ट का कोई तरीका नहीं है, बस वगैरह से जाता है, वो बोलेगा यार साइकिल भी मिल जाए चलेगा, साइकिल वाला बोलेगा यार बाइक मिल जाए तो क्या बात है, बाइक वाला बोलेगा यार गाड़ी बस ले लूँ तो सब कुछ मिल जाए मुझे, ठीक है ना। गाड़ी के बाद क्या होता है? सिविक चाहिए,
ठीक है ना। तो ये ख्वाहिशात कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन वांट्स को पूरा जिस तरीके से किया जा सकता है वो रिसोर्सेज क्या हैं आपके, लिमिटेड हैं। तो अब इकोनॉमिक्स हमें इस चीज़ में क्या गाइड करती है, इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि भाई जब कोई चीज़ लिमिटेड होती है ना तो उसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। उसको आपने बहुत जो एहतियात से प्रेफरेंसेस सेट करने होते हैं कि कहाँ एलोकेट करना है अपने रिसोर्स को, ऐसे नहीं कि जहाँ दिल चाह लगा दिया, ठीक है ना। तो डिसीजन मेकिंग करते हुए बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, बात थोड़ी सी आसान से समझ में आ जाएगी। लिमिटेड रिसोर्सेज में हम टाइम ले सकते हैं, ठीक है ना। टाइम भी तो लिमिटेड है ना, हमारे पास कितने दिन में 24 आवर्स हैं, करने को बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। अब आपने लिस्ट डाउन किया हुआ है, अब इस पर्टिकुलर टाइम आपने डिसाइड करा कि हम क्या लेंगे, क्लास लेंगे इकोनॉमिक्स की। क्या इस टाइम क्लास लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे आप? बहुत कुछ कर सकते थे। सबसे दूसरे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट बोलता है भाई मैं इस टाइम अगर क्लास नहीं लेता तो मैं सो रहा होता। सबसे मेन चीज़ तो यही सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है ना, तो मैं सो रहा होता। तो बेसिकली क्लास लेने की वजह से आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है ना। वो क्या है सेक्रीफाइस करना, आप एक अच्छी नींद ले सकते थे, वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। लेकिन आप सो क्यों नहीं रहे इस वक्त, आप क्लास ही क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपने अपने माइंड में एक इकोनॉमिक्स यूज़ करी है कि भाई इस क्लास लेने की ये बेनिफिट है, ये कॉस्ट है, और बाकी सारे ऑल्टरनेट्स के मुकाबले में इसका बेनिफिट क्या है, सबसे ज़्यादा है। इस वजह से मैंने अपने इस टाइम को कहाँ एलोकेट करना है, क्लास लेने के लिए। तो यही हम कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज होते हैं, हम कहते हैं उनको बेस्ट एलोकेशन करनी है हमने, जहाँ सबसे बेहतरीन यूज़ हो सकता है उसको हमने वहाँ यूज़ करना है। अभी मज़ीद आगे चलेंगे तो एग्जाम्पल से इसकी बात और क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, तो हमें इकोनॉमिक्स का बस अभी इतनी बात समझ में आई कि देखिए ये सब्जेक्ट एक बेसिक प्रॉब्लम की वजह से बना है, विच इज़ स्कैरसिटी, और इस प्रॉब्लम को इकोनॉमिक्स सॉल्व कैसे करवाती है। इकोनॉमिक्स कहती है भाई आपको एक अच्छा डिसीजन मेकर बनना है, आपको एक कंस्ट्रेन मिल गया ना कि भाई एक कंस्ट्रेन है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है ना। अब आपने उस कंस्ट्रेन में रहते हुए बेस्ट डिसीजन मेकिंग करनी है, सही है ना, ये काम आपने सीखना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक्स जो है इस सब्जेक्ट को जो सबसे पहले आप कह लें कि एज अ सब्जेक्ट जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, इनसे पहले जो है ना इकोनॉमिक्स बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ मिक्स पढ़ी जाती थी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी वगैरह के साथ मिक्स करके पढ़ी जाती थी। एज अ सब्जेक्ट जो है ना ये इसको किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करा था। तो एडम स्मिथ वो पहले शख्स थे जिन्होंने अपनी बुक लिखी, और उनकी बुक का नाम क्या था, बहुत बड़ा सा नाम है लेकिन हमें इनका नाम नहीं याद करना। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, और इनकी बुक जो मशहूर है जिस नाम से, वो नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। पुराने ज़माने में जितने भी कंट्रीज़ थे वो इस बात पे बड़ा फोकस करते थे, अभी भी फोकस मेनली यही है कि हमारी कंट्री वेल्दियर कैसे हो, हम बाकी कंट्रीज़ पे रूल कैसे करें, हुकूमत कैसे करें, ठीक है ना। तो वो कौन से तरीक़ेकार हैं जिससे हम बाकियों पे हुकूमत कर सकें, ठीक है ना। तो इस बेस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते थे भाई कुछ लोग। अब द वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की एक डेफिनीशन दी, और वो डेफिनीशन जो है वो बड़ी फेमस हुई। डेफिनीशन क्या थी, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, वेल्थ को पढ़ने की एक साइंस है, एक स्टडी है। इकोनॉमिक्स किसके अराउंड घूमती है, वेल्थ के अराउंड। अब वेल्थ से हम क्या समझते हैं, पैसा, दौलत, ठीक है ना। ये हमारी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब ये जहन में रखते हुए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें बात समझ में नहीं आती। क्या हम ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पैसे के बारे में पढ़ते हैं, दौलत के बारे में पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली वेल्थ की डेफिनेशन क्या है, वेल्थ उन सारे रिसोर्सेज को हम कह रहे होते हैं जिसके थ्रू आपकी वांट सेटिस्फाई होती हैं, आपकी कोई नीड पूरी हो रही होती है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, उस सब को आप वेल्थ कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ कोई वैल्यू रखती है और उसकी उस वैल्यू से आपकी नीड या वांट सेटिस्फाई हो रही है, उसको हम वेल्थ कहते हैं। तो
एडम स्मिथ का यहाँ पे जो वेल्थ से मतलब था वो बेसिकली दौलत नहीं था खाली। अच्छा मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता है कि बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं? कोई भी बता दे, आप बता दे। बार्टर सिस्टम कौन सा सिस्टम होता था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बार्टर सिस्टम में पैसे का कोई अमल दखल था, मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज़ नहीं करते थे, ठीक है ना। अभी भी मैंने सुना है कि कुछ इंटीरियर एरियाज़ में बार्टर सिस्टम स्टिल प्रैक्टिस होता है कि वो देखा गया कि भाई एक बच्चा आया, कुछ साबुन कुछ चीज़ें लेकर उसने दुकानदार को दी है, उसके बदले में उसने कुछ चीज़ें दे दी उसको। ये बार्टर सिस्टम है, चीज़ों के बदले में चीज़ों का एक्सचेंज, ठीक है ना। तो अगर ऐसे टाइम पे एडम स्मिथ ये डेफिनेशन दे रहा है तो ज़ाहिर उस वक्त तो पैसा है ही नहीं ना, पैसे का कोई वो नहीं है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी यूज़ नहीं हो रहा। तो फिर उस टाइम पे वेल्थ से क्या मतलब था? उस टाइम पे वेल्थ गुड्स एंड सर्विसेज थी आपकी, ठीक है ना। क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज एक ऐसे, आप कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो तो उससे आपको कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना, ठीक है ना। साबुन से मुंह धो रहे हो, सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना, भाई मुंह साफ़ हो गया। पानी से धोकर सेटिस्फाई नहीं होते, साबुन से मुंह धोना है। तो जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करते हो तो उससे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज को एडम स्मिथ ने यहाँ पे क्या बोला है? वेल्थ बोला है। चलो इसको प्रॉपर वे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं अपने पास ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में भी आसानी हो जाए। तो हम डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं और प्लीज़ कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिए। एडम स्मिथ को हम क्या कहते हैं? फादर या फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ तो कोई मसला है मदर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलने में? हाँ हाँ तो बिल्कुल, तो उसको तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं बोल सकते थे ना। अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल। तो क्लासिकल स्कूल से क्या मतलब समझ में आ रहा है? कोई स्कूल था जो वो चलाया करते थे और उसके फाउंडर कहला रहे थे स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा ये किसकी आवाज़ आ रही है बार बार? वैसे स्कूल ऑफ थॉट किसने बोला है? पढ़ा हुआ है पहले? अच्छा स्कूल ऑफ थॉट से हमारा क्या मतलब है? हर चीज़ में आपने रिलीजियस उसमें भी सुना है ना कि भाई ये रिलीजियस वे में ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हमारे, ठीक है ना। स्कूल ऑफ थॉट से बेसिकली मतलब क्या होता है? हर किसी के अपने नज़रियात होते हैं, अपने ख्याल होते हैं, उसकी बेस पर कुछ डिफरेंट जो है ना वो आपकी क्लासिफिकेशन हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी आसान सी एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को ये देती हूँ कि इकोनॉमिक्स में स्कूल ऑफ थॉट को आप ऐसे समझ लें कि इकोनॉमिक्स कुछ प्रॉब्लम्स हैं ना, जैसे हम सुनते हैं भाई महंगाई बहुत हो रही है, ठीक है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी हम प्रॉब्लम्स सुनते हैं। उन प्रॉब्लम्स के कुछ सॉल्यूशंस हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि भाई महंगाई को कम कैसे किया जा सकता है, तो आप सब इकोनॉमिस्ट बन जाएंगे 2 मिनट में। आप सब अपने अपने व्यूज़ शेयर करेंगे कि भाई ये करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ सस्ती करो तो बाकी चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी। बहुत सारे व्यूज़, हर किसी का अपना व्यू होगा और हो सकता है कि यहाँ पे एक डिबेट भी शुरू हो जाए, ठीक है ना, कि आपका जो ख्याल हो आपको लग रहा हो नहीं दूसरा वाला गलत कह रहा है, ऐसे होने से जो है ना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल ये वही वाली बात है कि हर प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हर बंदे ने अपने सॉल्यूशन दिए, ठीक है ना, जो उसके मुताबिक उस प्रॉब्लम को बेहतर वे में सॉल्व कर सकता था। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे यहाँ से गुलशन जाना है तो मैं कैसे जाऊँ। अब एक बंदा मुझसे बोले कि भाई आप जो है ना वो शारा कायदीन से भी चली जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। एक बंदा बोले नहीं रिंग रोड से चली जाएँ। एक बोले कि नहीं भाई आप जो है ना वो कारसाज से डालमिया से होते हुए चली जाएँ। बहुत सारे तरीके हैं ना गुलशन जाने के, डेस्टिनेशन एक ही है, ठीक है ना, वहाँ पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं। अब जो मुझे रास्ते बता रहे हैं, किसी का भी बताने वाला रास्ता गलत नहीं है, सबके रास्ते को फॉलो करते हुए मैंने पहुँचना वहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक रास्ता ज़्यादा बेहतर हो बाकियों से,
कि बाकियों पे ट्रैफिक हो या कुछ हो। तो बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल यही बात है कि जब कोई प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसके सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं और सब ने अपने अपने तरीके कार बताए, लेकिन हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी में उस वक्त जो सिचुएशन चल रही हो उसके मुताबिक कोई एक सॉल्यूशन ज़्यादा बेहतर हो बाकियों से, ठीक है ना। अब जैसे कोविड, हम सब ने देखा कि भाई कोविड की सिचुएशन आई। अब कोविड में आपकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चली गई थी ना। क्या दिख रहा था कोविड में, आपने क्या ऑब्जर्व करा अपने सराउंडिंग में, क्या हो रहा था कोविड में? लॉकडाउन चल रहा था, फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी डिमांड, कंजम्पशन कम कर दी थी। क्यों? क्योंकि लोग जॉबलेस हो रहे थे, अनएम्प्लॉय हो रहे थे। ये सब चीज़ें हमें कोविड में दिखी। अब उस टाइम पर कोविड के अंदर इकॉनमी को अगर थोड़ा रिकवर करना है, ठीक है ना, डाउनफॉल से निकालना है, आसान तरीके से समझा रही हूँ, सबको समझ में आएगा, तो उसका बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकते थे। डाउनफॉल से इकॉनमी को निकालने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। जैसे एक तरीक़ेकार क्या होता है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करती है, जिससे होता क्या है कि लोगों को जॉब्स मिलती हैं, लोगों के पास इनकम आती है, लोग उस इनकम को खर्च करते हैं, डिमांड बढ़ती है आपकी इकॉनमी में। बात आ रही है ना समझ में? मुश्किल वर्ड्स तो नहीं यूज़ कर रही ना मैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं। डिमांड बढ़ती है, जब लोग डिमांड करते हैं तो फैक्ट्रीज़ पे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें ज़्यादा वर्कर्स चाहिए होते हैं, एक पूरी चेन है ना जो क्रिएट होती है। लेकिन अगर कोविड के टाइम पर कोई इकोनॉमिस्ट ये बोले कि भाई रिसेशन में चलिए, अब चलो रिसेशन का वर्ड यूज़ नहीं करते, इकोनॉमी डाउनफॉल में चली गई ना, उसको निकालने का तरीका ये कि इकोनॉमी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे, रोड्स बनाए, ये सब बनाए ताकि लोगों को जॉब्स मिले। तो ये तरीक़ेकार कोविड में यूज़ नहीं किया जा सकता था, वहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चल रहा था, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने कौन सा तरीका अपनाया? गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम, वेलफेयर प्रोग्राम से स्टार्ट करे, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को पैसा देना स्टार्ट करा, ताकि लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग उस पैसे को क्या करेंगे, खर्च करेंगे। डिमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डिमांड नहीं करते तो फर्म्स प्रोड्यूस नहीं करती, और जब फर्म्स प्रोड्यूस नहीं करती तो फर्म्स को वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती। फर्म्स क्या करती है, वर्कर्स को निकाल देती हैं। भाई वर्कर्स को निकालती हैं तो उन वर्कर्स की इनकम ख़त्म हो जाती है, वो मज़ीद डिमांड कम कर देते हैं। बात आ रही है ना समझ में? तो अगर कोई एक फैक्ट्री आपकी इकॉनमी, आपकी कंट्री में बंद हो रही है, आपके शहर में बंद हो रही है, तो इसका मतलब है कितने लोग जॉबलेस हो रहे हैं और उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें लिंक हैं। तो यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन आपको उस वक्त की सिचुएशन को देखते हुए देखना होता है कि भाई कौन सी पॉलिसी लगानी है। अगर ये चीज़ इतनी आसान होती तो हम सब इकोनॉमिस्ट होते। तो बात तो यही है ना कि गिवन रिसोर्सेज और कंस्ट्रेन को सामने रखते हुए आपने बेस्ट एलोकेशन करनी है कि अब इन रिसोर्सेज को लगाना कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे लगा देना है, वेलफेयर प्रोग्राम्स पे लगाना है, या कोई दूसरा काम करना है जिससे इकॉनमी रिकवरी पे आए। सही है ना। यही एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें कौन समझाती है, इकोनॉमिक्स समझाती है, ठीक है। तो क्लासिकल स्कूल, ये क्लासिकल नाम ही क्यों आया? अब यहाँ पे जैसे इन्होंने एक सवाल कर लिया, क्लासिकली नाम क्यों आया? बेसिकली इन्होंने तो अपनी बुक, ये काफ़ी पुराने हैं, 1776 में, लेकिन 1936 में एक इकोनॉमिस्ट आए जिनको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स। केन्स के एडम स्मिथ और इनके फॉलोअर्स के ख्यालात से बहुत जो है ना इख्तलाफात थे, ठीक है ना। उनके व्यूज़ काफ़ी डिफरेंट थे। उन्होंने क्या कहा कि मुझसे पहले के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या हैं, क्लासिकल, जैसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थी, वो पुरानी इकोनॉमिक्स थी, क्लासिकल इकोनॉमिक्स थी। तो इसलिए उन इकोनॉमिस्ट से पहले के जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने उनको क्या नाम दे दिया, क्लासिकल। अब एडम 1776 से 1936 के दरमियान बेशुमार इकोनॉमिस्ट आए और उन इकोनॉमिस्ट के व्यू में भी डिफरेंस था। तो आपको ऐसा नाम दिखेगा, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, नियो क्लासिकल, न्यू क्लासिकल। लेकिन आपको बात समझ में आ जाएगी कि जितने भी क्लासिकल हैं वो 1936 से क्या होंगे, पहले वाले इकोनॉमिस्ट होंगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब असल बात पे आ जाते हैं। हमने कहा कि एडम स्मिथ ने एक डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, जिसमें उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ या स्टडी ऑफ वेल्थ। और हम इनकी इस डेफिनेशन से कंफ्यूज हो गए कि वेल्थ से उनका क्या मतलब है।
ठीक है। तो अक्सर इवन मुझे अभी तक याद है कि जब मेरा कॉलेज में इकोनॉमिक्स की फ़र्स्ट क्लास थी तो लेडी टीचर थी, उन्होंने आते साथ ही पहली बात ये बोली, इकोनॉमिक्स दौलत का इल्म है। ठीक है, तो उनके जहन में एडम स्मिथ की ये डेफिनेशन थी, पर ये बहुत ही नैरो डेफिनेशन है। किसी स्टूडेंट को ये बात बोलना है कि इकोनॉमिक्स दौलत का इल्म है, तो उसके जहन में क्या बात आएगी, मतलब हम क्या पढ़ते हैं इसमें, दौलत के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत ही नैरो डेफिनेशन है। तो मैंने आपको कहा कि वेल्थ से यहाँ पर मतलब हमारा पैसा नहीं है सिर्फ, वेल्थ हम किसको यहाँ पे वेल्थ कंसिडर कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारी नीड्स और वांट को सेटिस्फाई कर रही होती हैं। तो बेसिकली एडम स्मिथ की इस डेफिनेशन को मज़ीद समझने के लिए कि वो कहना क्या चाह रहे थे भाई, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाते हैं। एडम स्मिथ ने अपनी जो ये डेफिनेशन दी उसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को बोला कि भाई 4 पिलर्स हैं इकोनॉमिक्स के, जिन पे ये सब्जेक्ट बेस करता है। आप ये समझ लें कि जिन पे इकोनॉमी बेस करती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि उनकी बुक किस नाम से मशहूर थी, वेल्थ ऑफ नेशन। और मैंने आपको जहन में एक बात समझा दी कि भाई पुराने ज़माने में बहुत इस बात पे फोकस किया जाता था कि भाई हमारा कंट्री कैसे रूल करे बाकी कंट्रीज़ पे, हम कैसे वेल्दियर हों। तो इस वजह से वो सारे सॉल्यूशंस देखे जाते थे कि भाई एक कंट्री कैसे वेल्दियर हो सकता है। तो एडम स्मिथ ने अपनी इस डेफिनेशन में वो वेल्दियर होने के कुछ पिलर्स बता दिए, कुछ उसूल बता दिए। 4 पॉइंट्स हैं, 4 पिलर्स हैं जिन पे कोई भी इकॉनमी जो है वो बेस करती है। नंबर 1, और सब वेल्थ के अराउंड घूम रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। and number 4, consumption of wealth. ये जितनी भी नोटिंग है आज की, इसको भी मैं PDF में कन्वर्ट करके आप लोगों को भेज दूँगी। इन केस के कुछ कॉपी करने में मिस हो गया तो वो आप उसको देखकर ठीक है ना कर लेना। 4 पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि खाली 1 लाइन डेफिनेशन पढ़ के हमें समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ को स्टडी करते हैं, और वेल्थ के उन्होंने 3-4 मेन पिलर्स बता दी कि भाई ये 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि वेल्थ से हमने क्या मतलब लिया है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि जब भी कोई एक फैक्ट्री बंद होती है तो उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है जॉब्स भी ज़्यादा क्रिएट होंगी, लोगों के पास इनकम भी ज़्यादा होगी, लोगों की कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर होगा। तो प्रोडक्शन इज़ मेन पिलर, ठीक है ना, प्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये आगे भी आएगा डिटेल में, अभी हम इसको थोड़ा सा बस गो थ्रू कर लेते हैं, जिनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हम कहते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, उसको बनाने के लिए आपको 4 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। इन 4 फैक्टर्स के बगैर आप कोई चीज़ नहीं बना सकते। कौन कौन से होंगे 4 फैक्टर्स, किसी को पता है तो भाई बताएं। लैंड, लेबर, कैपिटल, और 4 हम एंटरप्रेन्योर कह रहे होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन भी समटाइम कुछ जगहों पे लिखा हुआ होता है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको ये 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि अब ARTT एक सर्विस प्रोवाइडर है ना, तो ARTT को भी सबसे पहले लैंड की ज़रूरत पड़ी, यानी जहाँ जिस पे ये बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है ना। नंबर 2, लेबर, जिसमें सारा स्टाफ आ जाता है आपका, ठीक है। नंबर 3, कैपिटल। अब यहाँ पे कैपिटल क्या है, कैपिटल वो रिसोर्सेज हैं जो मैन मेड है।
और जिनके थ्रू आप दूसरी चीज़ें बना रहे होते हो। फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप इस वक्त कैपिटल कंसिडर किया जाएगा क्योंकि इसके थ्रू मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। एक मैन मेड रिसोर्स है, इंसान की बनाई हुई चीज़ है, नेचुरल चीज़ नहीं है, इंसान की बनाई हुई चीज़ है, और इसके थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। इस वक्त ये चेयर्स भी एज अ कैपिटल ट्रीट होंगी। ये डिपेंड करता है कि अगर आप ये चेयर घर में बैठे हुए हो और इससे ऐसी यूटिलिटी हासिल कर रहे हो तो ये कैपिटल कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि घर में अगर आप चेयर पे बैठे हुए हो तो उससे आप कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इस वक्त ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है आपको इस पूरे फर्नीचर वगैरह के थ्रू, तो ये सब अभी कैपिटल में कंसिडर किया जाएगा। देन एंटरप्रेन्योर में हमारे पास कौन आ जाएंगे, सर अहमद रज़ा आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हो। नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ समझ में आ गया सबको। सबसे पहले तो कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी। नंबर 2 पे आपका आ जाता है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज, आपस में एक्सचेंज होता है वेल्थ का, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई फॉर एग्जांपल एक बंदे ने जो है उसकी फैक्ट्री है, उसने उसमें वो शर्ट्स बनाता है, ठीक है ना। अब वो सारी शर्ट्स खुद नहीं पहन लेगा, ठीक है ना। जो एक्सेस में होगी वो क्या करेगा, उसको बेच देगा। इसी तरीके से उसको भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो वहाँ से उनसे उसके बदले में चीज़ खरीद लेगा। तो हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं वेल्थ की, ठीक है ना। आपस में अपनी नीड्स और वांट्स को देखते हुए हम एक्सचेंज करते हैं वेल्थ की। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से क्या मतलब है कि देखो भाई, हम कहते हैं जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी। रीज़न अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए 4 फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड भी कोई प्रोवाइड करता है ना, जैसे कि अगर ARDT इस वक्त रेंट पर है तो इसको किसी ने प्रोवाइड करा है ना, ठीक है ना, ये जगह दी है किसी ने, ठीक है ना, तो लैंड ओनर होगा इसका कोई, ठीक है। इसी तरीके से कैपिटल भी समटाइम प्रोवाइड हो रहा होता है, उसका तरीक़ेकार डिफरेंट है। वो लोन वगैरह पे हम चले जाएंगे कि बैंक जो है वो पैसे देता है और उससे फिर आप कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, आगे थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो बेसिकली जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो तो उसके लिए आपको फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, और जब आप लेबर की सर्विस ले रहे हो, लैंड ओनर से आप सर्विस ले रहे हो, तो फिर आप उनको कुछ दोगे भी ना, बदले में रिवॉर्ड दोगे ना। लेबर को क्या मिल रहा होता है, वेजेस एंड सैलरीज मिल रही होती हैं। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एक चीज़ प्रोड्यूस हुई, ठीक है, एक वेल्थ जनरेट हुई और फिर आप वो वेल्थ क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है ना। किस फॉर्म में, लेबर को आप क्या दे रहे हो, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। लैंड ओनर को आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, रेंट देते हैं ना हम। कैपिटल का रिवॉर्ड क्या कहलाता है आपका, इंटरेस्ट रेट। ये मैं आगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपको मज़ीद डिटेल में बताऊंगी। और एंटरप्रेन्योर का क्या रिवॉर्ड होता है, जो कि इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके कोई प्रोड्यूस कर रहा होता है कुछ, उसका प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है। रिस्क ले रहा है ना वो, ठीक है ना, उस रिस्क लेने पे उसको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट। तो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एक्सचेंज ऑफ वेल्थ भी ज़्यादा होगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। और जब लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग उस पैसे को क्या करेंगे, खर्च करेंगे, यानी कंजम्पशन ऑफ वेल्थ होगी आपकी, ठीक है। तो ये जी जी जी, लैंड अगर आपका है, लैंड अगर आपके अपने रिसोर्स हैं और उस पर अगर आप कोई प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको हम उस फॉर्म में देखते हैं। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाएगा लेकिन मैं समझा देती हूँ आपके सवाल का जवाब। देखो एक चीज़ होती है, जैसा अभी मैंने कहा कि भाई ARTT अगर रेंट पर उसने जगह ली हुई है तो वो रेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो एक कॉस्ट उसकी ये हो गई कि भाई वो रेंट दे रहा है। लेकिन अगर मेरी अपनी लैंड हो और उस पर मैं कोई बिज़नेस कर रही हूँ तो वैसे तो देखा जाए तो कोई कॉस्ट नहीं आ रही है मुझे। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं कि हर चीज़ के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूसेस हैं। तो ये जो लैंड जिसमें मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, तो बेसिकली कॉस्ट तो मुझे कोई नहीं आई, मुझे किसी को रेंट तो नहीं देना। लेकिन अगर ये लैंड मैं किसी और को देती थी रेंट पर तो मुझे क्या मिलता, रेंट मिलता। वो रेंट अब मैं क्या कर रही हूँ, सेक्रीफाइस कर रही हूँ। यानी ऑल्टरनेटिव यूसेस है ना। एक यूज़ क्या था लैंड का कि मैं उस पर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, एक क्या यूज़ था, मैं किसी को रेंट पे दे दूँ ये जगह, ठीक है ना, और उससे रेंट लेती रहूँ। तो अगर मैं अपनी ही लैंड यूज़ कर रही हूँ बिज़नेस के लिए तो मुझे कुछ किसी को पे नहीं करना, लेकिन फिर भी एक कॉस्ट आ रही है,
ठीक है ना। नहीं, कॉस्ट क्या आ रही है कि इस लैंड का जो ऑल्टरनेटिव यूज़ था कि मैं रेंट अर्न कर सकती थी इस लैंड पर, अब वो मैं अर्न नहीं कर सकती, तो वो भी इसमें कंसिडर ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे आएंगे ये कॉन्सेप्ट ना। तो अभी बहुत सिंपल तरीके से समझो, देखो सीक्वेंस में चलेंगे ना तो आहिस्ता 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 बात समझ में आने लग जाएगी कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन को बस मैं यहाँ पे समराइज़ करके एंड की तरफ लेकर जा रही हूँ। एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स वेल्थ की स्टडी का नाम है, और इस बात को समझाने के लिए उसने बोला कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो 4 पिलर्स पे बेस करती है: प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। ये 4 पिलर्स हैं। ये 4 पिलर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो इकोनॉमी भी क्या होगी, आपकी वेल्थियर होगी। ठीक है ना, और हम इन्हीं को स्टडी कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो हमें एक बात समझ में आई कि एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में सबसे फोकस किस पे करा है, वेल्थ पर। ठीक है, उन्होंने बस इकोनॉमिक्स का एक ही स्कोप बता दिया कि भाई इसमें हम वेल्थ को पढ़ रहे होते हैं डिफरेंट डायमेंशंस में। ठीक है ना। अब हमारे पास सेकंड इकोनॉमिस्ट आए। हमने चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा ही बता दूं कि जो फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को समझ रहे हो ना, डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ड्राई फील हो। ठीक है ना, डेफिनेशंस पढ़ने में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फील होता है कि भाई बोरिंग हो रहा है, लेकिन ये कि ज़रूरी भी है हमारे लिए। ज़ाहिर है अगर हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे ही नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अभी मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि मैं फ़र्स्ट चैप्टर को हाफ़ पढ़ाती हूँ। ठीक है ना, जो जो ज़रूरी है इस वक्त पढ़ाना, जिसको पढ़ाए बगैर आगे चैप्टर पे मूव नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो मैं बेसिक डेफिनेशन पढ़ा के सेकंड चैप्टर पे मूव कर जाती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का या फर्स्ट सेक्शन जो है इस चैप्टर का वो डेफिनेशंस पे बेस कर रहा है, और जो सेकंड सेक्शन है उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसमें एक टॉपिक ऐसा है जिसका ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर मैं अभी वो इनिशियल लेवल पे वो ग्राफ करवा दूंगी तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी उसको समझने में, इसलिए मैं चैप्टर 1 का फर्स्ट सेक्शन करवाती हूँ और फिर सेकंड सेक्शन में बाद में करवाती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के बाद हम सेकंड चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। अच्छा भाई, ये दूसरे साहब कौन है भाई हमारे पास, एल्फ्रेड मार्शल। वैसे तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए, लेकिन ये कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन करे हुए हैं। तो जो हमारे सिलेबस में दूसरे इकोनॉमिस्ट जो हैं जिनकी डेफिनेशन मेंशन है वो एल्फ्रेड मार्शल हैं। इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से 1890 में, और आप देख रहे हो कि इनको हम क्या कह रहे हैं, कौन से स्कूल ऑफ थॉट से ब्लॉक कर रहे हैं, न्यू क्लासिकल। यानी एडम स्मिथ के थॉट से थोड़ा सा इनके थॉट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो लेकिन थे वही उससे पहले के 1936 से पहले के तो हैं क्लासिकली, लेकिन हमने उनको एक डिफरेंट नाम दे दिया, न्यू क्लासिकल। सही है ना। अच्छा, अब इनकी क्या डेफिनेशन थी, इन्होंने डेफिनेशन दी कि भाई इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। पहले डेफिनेशन आराम से पढ़ो, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करो। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and use of the material requisites of well-being। हमने बोला कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा ही है ना, क्या कहना चाह रहे हो भाई। तो देखो पहली लाइन तो फिर भी थोड़ी समझ में आ रही है कि जहाँ तक बात इन्होंने ये कही ना, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने पहली ही लाइन में एक बात कह दी, इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ के बारे में, वेल्थ की कोई बात नहीं करी इन्होंने। इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक आम इंसान की ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने इकोनॉमिक्स का एक बड़ा अच्छा स्कोप दिया कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का नाम है। इकोनॉमिक्स से वेल्थ को स्टडी करने का नाम नहीं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का नाम है। और ह्यूमन बिहेवियर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर के किस एस्पेक्ट को हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, आगे वो ये बात समझा रहे हैं कि इट एग्जामिन्स दैट पार्ट। ठीक है ना, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, यानी किसी एक इंडिविजुअल को नहीं स्टडी कर रहे, हम पूरी सोसाइटी, पूरे सारे इंडिविजुअल्स के हम एक्शन को देखेंगे, विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद दी अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ द मटेरियल रिक्विजिट्स। मटेरियल रिक्विजिट्स किसे कहते हैं,
आपकी जितनी भी मटेरियल थिंग्स हैं, ठीक है ना, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने घड़ी पहनी हुई है, ये भी एक मटेरियल, एक टेंजिबल चीज़ है ना, ठीक है ना। तो एल्फ्रेड मार्शल ये कह रहे हैं कि बेसिकली उन्होंने एडम स्मिथ पे जो क्रिटिसाइज़ करा ना, उन्होंने बोला कि भाई एडम स्मिथ ने एक बात बड़ी गलत करी। उन्होंने ये बोला कि भाई हम इकोनॉमिक्स को वेल्थ के लिए स्टडी करते हैं, ये गलत है। हम इकोनॉमिक्स को वेल्थ के लिए नहीं, हम इसलिए इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं कि उस वेल्थ को यूज़ कैसे करना है। फॉर द सेक ऑफ वेल्थ हम इकोनॉमिक्स को स्टडी नहीं करते कि भाई ये तो एक नेगेटिव, एक आपके माइंड में एक बात लेकर आ जाता है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट जो बस वेल्थ वेल्थ स्टडी कर रहा है, ठीक है ना। नहीं, ये सोसाइटी में नेगेटिव जो है ना वो करेक्ट एट्रीब्यूट्स क्रिएट करेगा। इकोनॉमिक्स को हम इस वजह से स्टडी करते हैं कि जो वेल्थ हमारे पास है उसको यूज़ कैसे करना है, हाउ टू अटेन एंड यूज़ ऑफ दिस मटेरियल रिक्विजिट्स फॉर वेल बीइंग। अपनी वेल बीइंग के लिए उस वेल्थ को कैसे इस्तेमाल करना है। वेल बीइंग क्या है? वेलफेयर, अपनी वेलफेयर, अपनी वेल बीइंग के लिए। जब भी हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं उससे हमें कुछ फ़ायदा होता है ना, हमारी वेल बीइंग बढ़ती है, ठीक है ना। और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखिए तो सोसाइटी की वेलफेयर इम्प्रूव होती है। तो एल्फ्रेड मार्शल ने एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया इकोनॉमिक्स में। कौन सी टर्म को? वेलफेयर। उन्होंने बोला भाई बात ये हुई कि मैं अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझाऊं कि एडम स्मिथ ने जिस टाइम पे वो डेफिनेशन दी, उस वक्त जो है उनकी बड़ी करेज थी कि उन्होंने ऐसी डेफिनेशन दी ऐसे टाइम पे। उस टाइम पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे लोगों के। पादरी सिस्टम था जिसमें वो जो मेन उनके हुआ करते थे वो गवर्नमेंट को भी डिसीशंस दिया, मतलब गवर्नमेंट को भी जो है ना वो एक तरीके से गवर्नमेंट भी उनके डिसीशंस को माना करती थी। तो एडम स्मिथ ने जब ऐसी डेफिनेशन दी तो उसको ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कि आपने एक ऐसी डेफिनेशन दी थी जो कि वेल्थ के अराउंड घूम रही है। ये तो एक बड़ा सोसाइटी में एक लालच और एक ऐसी चीज़ पैदा कर देगी ना कि एक बंदे को आप पूरे दिन एक वेल्थ 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 कर रहे हो उसके सामने, तो ये तो एक गलत जो है ना वो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है ना लोगों में पैदा करेगी। तो एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी डेफिनेशन का जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर दी। एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि देखो भाई हम वेल्थ को नहीं खाली इस वजह से स्टडी नहीं कर रहे कि भाई वेल्थ कैसे हासिल करनी है। बेसिकली हम वेल्थ को इस वजह से स्टडी कर रहे हैं कि उस वेल्थ का इस्तेमाल कैसे करना है, उन रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है। यही तो हमने बात करी ना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस इज़ आवर मेन ऑब्जेक्टिव कि भाई जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं इनको एलोकेट कैसे करने कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं और ये मैं अक्सर स्टूडेंट से ये पूछती हूँ कि भाई आपको गवर्नमेंट कुछ फ़ंड्स देती है और गवर्नमेंट कहती है भाई आप दो काम कर सकते हैं इन फंड से। या तो आप ये करें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने में लगा दें इन फंड्स को, या फिर आप क्या करें कि लग्जरी कार्स बनाएं इससे। तो बताएं आप क्या करेंगे इन फंड्स का। तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि फ़ंड्स आर लिमिटेड, दोनों काम नहीं हो सकते। तो वो काम करना है जिससे पूरी सोसाइटी की वेलफेयर बढ़े, ठीक है ना। हमने वेल्थ के बारे में नहीं सोचा सिर्फ अपनी, हमने क्या सोचा? वेलफेयर के बारे में सोचा कि भाई अपनी वेल्थ को वहाँ लगाएं। यूसेस तो बहुत सारे थे ना उन फंड्स के, बहुत सारे काम हो सकते थे, लेकिन हमने वो यूसेस सोचा जिससे पूरी सोसाइटी की वेलफेयर बढ़े। तो एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया इकोनॉमिक्स के अंदर कि भाई आप सिर्फ वेल्थ पे नहीं फोकस करें कि वेल्थ के अराउंड नहीं घूम रही। बेसिकली वेल्थ को हम पढ़ इस वजह से रहे हैं कि इस वेल्थ को यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये इनका एक कह लो कि एक कॉन्ट्रीब्यूशन थी इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके बाद जो थर्ड लास्ट इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं हमारे पास, इनके बाद बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन लास्ट है। रॉबिन्स की डेफिनेशन जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन कंसिडर की जाती है। ही बिलोंग्स टू मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज हो गए। 1932 में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अच्छा, इनकी डेफिनेशन बहुत मज़े की है और ये इकोनॉमिक्स का असल आपको मतलब समझा रही है। कह रहे हैं, इन्होंने भी वही बात बोली, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। इंसान के बिहेवियर को हम इसमें पढ़ते हैं कि ह्यूमन किस तरीके से बिहेव कैसे करते हैं। अभी आप देखोगे ना आगे लॉ ऑफ डिमांड, लोगों का क्या बिहेवियर है। जब कोई चीज़ महंगी होती है तो लोग क्या करते हैं? बिहेवियर है ना,
ठीक है ना। प्रोड्यूसर क्या करता है, जब फला चीज़ फैक्टर्स उसके चेंज होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे हम, तो उसमें उसका क्या बिहेवियर होता है, तो हम बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर, एज अ कंज्यूमर वो क्या बिहेव करेगा, एज अ प्रोड्यूसर वो क्या बिहेव करेगा, एज इम्पोर्टर वो क्या बिहेव करेगा, एज एक्सपोर्टर वो क्या बिहेव करेगा, तो हम बिहेवियर पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। अच्छा, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। साइलेंट पे कर दीजिएगा। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि इस डेफिनेशन को पहले खुद से पढ़ो और पढ़ के सोचो कि मैंने कोई एक लाइन आपको बताई थी, वो आपको याद आ रही है या नहीं आ रही है। मल्टीपल एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, कोई ऐसी बात करी थी मैंने आप लोगों से शुरू में। रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट आर वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है ना। तो वो यही तो बात कह रहे हैं। इन्हीं की डेफिनेशन से एक बेसिक प्रॉब्लम निकल के आ गया कि भाई इकोनॉमिक्स का असल मसला क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन हमारी वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड है। अच्छा, ये क्या मतलब है, ऑल्टरनेटिव यूजेस, किसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो जब रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, चॉइस बनानी पड़ेगी, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मेरे टाइम के, मेरे पैसे के बहुत सारे यूसेज हैं, लेकिन मैंने अपने टाइम को कहाँ लगाना है, मैंने अपने पैसे को कहाँ लगाना है, ये मेरी डिसीजन है, ठीक है ना। और ये डिसीजन मेरा बेस्ट होना चाहिए क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैं उनको वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यही डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की जो सबसे एक्सेप्टेबल डेफिनेशन कंसिडर की जाती है, क्योंकि इसने इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो थोड़ा सा क्या कर लिया, ब्रॉड, वेल्थ, वेलफेयर, इन सब से निकाल के एक ब्रॉड व्यू दिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या टाइम हो रहा है भाई हमारे पास, 1:15। अब ये मत बोल देना कि मतलब 1:45 हो गए, मिस क्लास का टाइम हो गया है। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग है तो इसको हम अब ड्रैग नहीं करते, क्या करते हैं, जल्दी जल्दी लेकर चलते हैं, ठीक है ना, ऐसे कि समझ में भी आ जाए और बहुत एक ही चीज़ पर जो है ना वो हम टाइम भी ना लगाएं। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट को हम कहते हैं ना भाई फला सब्जेक्ट साइंस में का सब्जेक्ट है या फला आर्ट्स का है, तो हम कह रहे हैं कि इज इकोनॉमिक्स साइंस और एन आर्ट। तो ज़रा क्विकली रीड करो, थोड़ा सा खुद भी कुछ पढ़ोगे तो बोरियत कम होगी। साइंस और आर्ट्स की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन करी हुई है, तो देखो साइंस किसे कहते हैं और आर्ट्स किसे कहते हैं, मुझे समझाओ, फिर हम डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमिक्स साइंस में आएगी या आर्ट्स में आएगी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइंस बैकग्राउंड के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग तो साइंस की डेफिनेशन बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि क्या साइंस क्या है, क्या पढ़ते हैं हम साइंस में। सही है, एक पूरी होलसम डेफिनेशन हो गई। अच्छा, एक बात ये भी कह रहे हैं कि हम एक कोरिलेशन डेवलप करते हैं बिटवीन कॉज एंड इफ़ेक्ट, इसका क्या मतलब हुआ, कोई एग्जांपल से मुझे बताएगा, कोरिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। सिंपल सी बात है, कोई भी इफ़ेक्ट अगर किसी चीज़ पे आएगा तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी ना, ठीक है ना। तो कॉज एंड इफेक्ट का हम रिलेशन डेवलप कर रहे होते हैं इसमें कि भाई ये होगा तो उसकी वजह से ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हम यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से अभी मैं बताऊंगी। अच्छा, आर्ट हमने क्या पढ़ा, आर्ट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जो हमने साइंटिफिक नॉलेज वगैरह गैदर की, जो थ्योरीज हमने डेवलप करी, उनकी एप्लीकेशन का नाम क्या है, आर्ट है, ठीक है। अब हम इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा सोचते हैं, तो बेसिकली हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स मैथडोलॉजी के लिहाज से बिल्कुल साइंस जैसी है। जैसे साइंस में है ना कि भाई आप जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर आप क्या करेंगे कि भाई
फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए आप क्लासिफाई करेंगे उसको, और फिर उसकी बेस पर आप कोई थ्योरी डेवलप कर रहे होंगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन डेवलप कर रहे होंगे। इकोनॉमिक्स में बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि इकोनॉमिक्स में एक लॉ हमें मिलता है, लॉ ऑफ डिमांड, बहुत ही फेमस और बहुत ही सिंपल सा लॉ है। लॉ ये कहते हैं कि भाई जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है, किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड की प्राइस बढ़ती है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यह असम्पशन है कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहें, तो कंज्यूमर उस चीज़ की डिमांड क्या कर देता है, कम कर देता है। ये ऑब्जर्वेशन है हमारी। फैक्ट्स एंड फिगर्स भी इस बात को प्रूव करते हैं कि जब कोई चीज़ महंगी होती है तो उसकी वजह से कंज्यूमर उसकी डिमांड क्या कर देता है, कम कर देता है। वाइस वर्सा भी आप कह लो कि किसी चीज़ की प्राइस कम होगी तो लोग उसकी डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जैसे हमें दिखता है कि सेल लगती है तो डिमांड बढ़ जाती है ना उस चीज़ की, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आ रहे हो इस टाइम पर कि भाई एक्सपेंसिव चीज़ों की भी लोग डिमांड हो रही होती है या जो भी, लेकिन अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया ना, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो मैंने एक अजम्पशन ली, ठीक है ना, कि बाकी सारे फैक्टर्स अभी कांस्टेंट रहेंगे। तो मेथडोलॉजी के लिहाज से हमें देखा कि यार इकोनॉमिक साइंस जैसी ही लग रही है, इसमें हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहे हैं, ठीक है, और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पर हम कोई थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, और फिर जो थ्योरीज हमारे पास इकोनॉमिक्स में आती हैं उसको हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं कि हाँ ठीक है बुक खोली, हाँ ठीक है ये थ्योरी है, सही है, नहीं, हम उनको अप्लाई भी करते हैं। जो पॉलिसी मेकर्स आपके बैठे हुए हैं, जो पॉलिसीज़ लगा रहे हैं, सेंट्रल बैंक में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं, सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, और जो गवर्नमेंट पॉलिसी यूज़ करती है उसको हम क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। तो जो फिस्कल पॉलिसी बना रहा है, जो मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा है, वो क्या कर रहा है, ये जो थ्योरीज अभी आप यहाँ पे पढ़ोगे ना जितनी भी, उन सारी थ्योरीज को क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। तो बेसिकली मैथडोलॉजी के लिहाज से हमें देखा कि इकोनॉमिक साइंस जैसी, और एप्लीकेशन के लिहाज से कैसी है, आर्ट्स जैसी है। तो हमने कंक्लूड क्या करा कि इकोनॉमिक साइंस और आर्ट्स दोनों में आ जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस एंड एन आर्ट एज वेल, ठीक है, रीज़न लिखा है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब सवाल एक और आता है, उन्होंने इस सवाल को एक्सटेंड करा कि ठीक है साइंस में दो तरीके की साइंस है, एक पॉजिटिव साइंस है, एक नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्या आपको फैक्ट्स बताती है, जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है ना कि पॉजिटिव साइंस डिस्कस व्हाट इज़, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, या पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान दुनिया में किस नंबर पे आता है। तो जब आप इसका जवाब दोगे तो आप फैक्ट बता रहे हो या अपना ओपिनियन बता रहे हो कि मेरा ओपिनियन है कि 5वें नंबर पे आता है। ये आपका ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। ये फैक्ट एंड फिगर बताते हैं कि पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है, पूरी दुनिया में। तो जब पॉजिटिव साइंस में आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हो जो ऑलरेडी प्रूव हुई हुई हैं, ठीक है, फैक्ट्स उसको प्रूव कर रहे हैं, उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इससे कोई डिनाई नहीं करेगा, सब इस स्टेटमेंट से क्या करेंगे, सब एग्री करेंगे, ठीक है, हाँ ये सही है। लेकिन दूसरी साइंस कौन सी है आपकी, नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस जो है उसमें हम क्या पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, नॉर्मेटिव साइंस जो है वो इवैल्यूएट करती है, ठीक है, कि जो चीज़ आपका अपना ओपिनियन क्या है चीज़ों को लेते हुए, ठीक है ना। जैसे कि हम कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में इलिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या आपने फैक्ट्स देखकर ये बात करी, ठीक है ना। ये नहीं कि हमें आस पास ऐसे लोग दिख रहे हैं तो हमने बोल दी ये स्टेटमेंट, नहीं, हमने फैक्ट्स देखकर बोला। अब इस इलिटरेसी रेट को कम कैसे किया जा सकता है, ये हर किसी का अपना ओपिनियन, बहुत सारे ओपिनियंस होंगे, भी फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, इस लेवल तक फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, ये ओपिनियन है। इससे कोई आगे वाला डिसएग्री कर सकता है कि नहीं भाई आपका ये तरीके गलत है, जैसे कि हर चीज़ से डिसएग्री कर होते हैं ना। अब सैलानी मुफ्त जो है वो खाना दे रहा है डेली बेसिस पर, जेडीसी भी यही काम कर रहा है, इससे भी लोग डिसएग्री करते हैं ना कि भाई ये चीज़ गलत है, इससे फलां जो मसले क्रिएट हो रहे हैं, दूसरी जगहों से लोग आ रहे हैं गलत मकासद के लिए कराची में, और फिर वो उनको यहाँ पे मुफ्त खाना सब कुछ मिल रहा है, मज़े हैं, ठीक है। यानी एक चीज़ को सोचने के बहुत सारे तरीके कार हैं, तो हर किसी का अपना ओपिनियन है। एक कह रहे नहीं ये तो बहुत ही नेक काम है वो जो कर रहे हैं, दूसरा कह रहे नहीं ये इतना ज़्यादा जो हो रहा है ना ये भी गलत है, ठीक है ना।
तो ओपिनियन से डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि भाई आगे वाला बोले नहीं गलत है। तो नॉर्मेटिव साइंस क्या है, आपकी ओपिनियन पे बेस कर रही है, ये इवैल्यूएट करती है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, ठीक है ना। और ये जो है ज़रूरी नहीं है इससे हर कोई एग्री करे, तो हो सकता है कि आपकी ओपिनियन से कोई डिसएग्री भी कर रहा हो। तो दो स्टेटमेंट्स आपकी एग्जाम्पल में लिखी हुई है, स्टेटमेंट पढ़ के आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कौन सी नॉर्मेटिव है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है क्योंकि वो फैक्ट बता रही है, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एक ओपिनियन है, तो वो नॉर्मेटिव है, ठीक है ना। तो जब भी आपको नॉर्मली नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में शुड ज़रूर दिखेगा, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी स्टेटमेंट दिखे तो वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहलाएगी। ये आपका एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक आया हुआ पेपर में एक ट्रू फॉल्स है कि भाई नॉर्मेटिव साइंस डील्स विथ फैक्चुअल क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स है, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मेटिव साइंस फैक्चुअल क्वेश्चंस पे बेस नहीं करती, वो पॉजिटिव साइंस है। बात आ रही है समझ में, क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल, किसी ने कुछ पूछना है, कोई जहन में ज़रा से भी कोई कन्फ्यूजन? हाँ जी, हाँ। तो अब आप अगेन इसको खुद सोचें कि क्या इकोनॉमिक्स में हम फैक्ट्स पढ़ते हैं, हमारा सिर्फ काम ये कि दुनिया में या पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं हम उनको स्टडी करें, हम उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस सोचते हैं और फिर उन सॉल्यूशंस को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो अगेन इकोनॉमिक्स सिर्फ पॉजिटिव साइंस तक लिमिट नहीं है, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस दोनों में आ जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़े। अच्छा, ये नाम सुने हुए सबने, माइक्रो मैक्रो, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को हम दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। वैसे तो अब इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत वाइड हो गया, आपको बहुत सारी इकोनॉमिक्स की आपको नाम सुनेंगे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, बहुत तरीके के, लेकिन मेनली हम इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो ये इनका भी अपने ग्रीक वर्ड से डिराइव हुए हैं। माइक्रो यूजुअली इसका मतलब स्मॉल जो है ना वो हम ले रहे होते हैं, मैक्रो का वर्ड हम एग्रीगेट लेवल पे जब कोई बात करते हैं, लार्ज लेवल पे जब हम बात करते हैं तो हम मैक्रो जो है ना उसका वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हैं वो आपके माइक्रो में फॉल करेंगे, ठीक है ना। अब इन चैप्टर्स में आप क्या पढ़ोगे? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स इन मेकिंग डिसीजन ऑन द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। इन चैप्टर्स में आप हाउस होल्ड्स कौन है? कंज्यूमर का दूसरा नाम हाउस होल्ड है, ठीक है ना। हम कंज्यूमर और फर्म्स के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। अच्छा, क्या बिहेवियर? जो रॉबिन्स ने बोला कि वो किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? पूरी इकोनॉमी के बारे में। उसमें हम फिर किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, हम पूरी इकोनॉमी को लेकर चलेंगे। यानी इन्फ्लेशन का टॉपिक माइक्रो में पढ़ना चाहिए या मैक्रो में? मैक्रो में, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं कि एक चीज़ महंगी हो गई तो हमने बोला भाई महंगाई हो गई है, ठीक है ना। जब जनरल गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ गई हैं, मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं, तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट माइक्रो प्रॉब्लम लेवल पे प्रॉब्लम है, मैक्रो बेरोज़गारी, ठीक है ना। तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हम मैक्रो में स्टडी करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो माइक्रो में स्टडी करेंगे। यहाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब आप बुक रीड करोगे इंशाल्लाह ख़ुद से टाइम निकाल कर, तो जब आप इस टॉपिक पे आओगे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, तो मैं बता दूं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। माइक्रो की डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत डिटेल में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई, लाइक स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेरी सजेशन ये होती है स्टूडेंट्स को कि जब तक अभी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी नहीं पढ़ी है तब तक अभी फ़िलहाल इसको आप नहीं पढ़ें, ठीक है, क्योंकि जब तक आपने एक चीज़ पढ़ी ही नहीं है। एग्जाम्पल लिमिटेशन में लिखा हुआ है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ हैं वो अजम्पशंस बहुत ज़्यादा लेती हैं,
अब आपको ये बात कैसे पता चलेगी? अभी अभी तो आपने थ्योरीज पढ़ी ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे तो स्कोप भी समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगी, लिमिटेशन भी समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा है तो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है, स्मॉल लेवल पे एनालिसिस देखेंगे, हाउस होल्ड और फर्म्स का बिहेवियर पढ़ेंगे, इतना समझना काफ़ी है, ठीक है ना। तो इस वजह से बता रही हूँ कि इन केस कोई स्टूडेंट इसको ओपन करे और फिर उसको समझ में ना आए कि इसमें इतना सारा क्या लिखा हुआ है, तो अभी आपको ये पढ़ने की नीड नहीं है। जितना स्लाइड्स में इसमें गिवन है उतना पढ़ के आगे बढ़ जाइएगा। ये स्लाइड एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मुझे? ज़रा एक नज़र देख लें क्या कह रही हैं भाई, स्लाइड में हम क्या कह रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? कुछ पूछना तो नहीं है? एक होती है ज़रूरत, एक होती है ख्वाहिश। ज़रूरत वही है जो आपने स्लोगन सुना है ना, रोटी कपड़ा और मकान, वो हमारी ज़रूरत है, ठीक है ना। तो नीड्स गुजारा नहीं है उसके बगैर, और नीड्स लिमिटेड होती हैं, ठीक है ना। वांट्स तो बस, ठीक है ना, जितनी चीज़ें मिल जाए उतना कम है, तो ये है बस। तो इसका भी एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैं ये चाह रही हूँ कि ये टॉपिक थोड़े से हम आज कवर कर लें। एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही अभी तक? किसी को कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा है? इन केस की क्लास में कुछ पूछते हुए, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लासेस है ना, कुछ पूछा नहीं जा रहा, कोई क्वेश्चन जहन में कोई रेज हो रहा है, तो आप आफ्टर क्लास में आपको 5 मिनट दे दूँगी, आकर जिनको भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमिक एजेंट्स किसे कहते हैं? हम जितने भी इकोनॉमिक मॉडल्स हम पढ़ेंगे उसमें कुछ एक्टर्स हैं, जैसे हम कोई ड्रामा कोई फिल्म देखते हैं, कुछ एक्टर्स देखते हैं ना जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उस ड्रामा और फिल्म वगैरह में। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी के अंदर भी हमें कुछ इकोनॉमिक एक्टर्स दिखते हैं। अब बेसिकली वो इकोनॉमिक एक्टर्स हैं कौन? जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक एक्टर्स या इकोनॉमिक एजेंट्स या इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स 4 तरीके के हैं हमारे पास। नंबर 1 हाउस होल्ड, जो कि कौन है? कंज्यूमर। नंबर 2 फर्म्स, जो कि कौन है? प्रोड्यूसर्स हैं। अब आप बोलें कि मिस मैं कंज्यूमर भी हूँ और मैं चीज़ें भी बनाता हूँ, या मेरा कोई बिज़नेस भी है तो मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, तो फिर ये तो मेरे लिए कंज्यूमर प्रोड्यूसर तो एक ही पॉइंट हो गया? नहीं, बेसिकली इनको क्लासीफाई क्यों किया गया? क्योंकि कंज्यूमर जब आप होते हैं तो आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी डेफिनेशन सेपरेट कर दी गई है। एज अ प्रोड्यूसर आप क्या क्या डिसीजन मेकिंग ले रहे होते हो, ठीक है ना, तो इसलिए इसको सेपरेट कर दिया है, चाहे आप सेम टाइम पे कंज्यूमर भी हो प्रोड्यूसर भी हो। इसी तरीके से गवर्नमेंट किसे कहते हैं? हम गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस हैं? और लास्टली हमारे पास कौन आ जाते हैं? फॉरेन ट्रेडर्स। अच्छा, कंज्यूमर की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक तो लाइटिंग इतनी ज़्यादा है, हु आर नॉट ओनली कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग लेबर फॉर फर्म्स। कंज्यूमर की टर्म से ही समझ में आ जाता है कि वो लोग जो कि क्या कर रहे होंगे? कंज्यूम कर रहे होंगे गुड्स एंड सर्विसेज को। लेकिन किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए, ख़रीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। तो अगर आप कंजम्पशन कर रहे हो तो आप कुछ अर्न भी कर रहे होगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से आगे डेफिनेशन को कंज्यूमर के एक्सटेंड कर दिया कि बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग लेबर फॉर फर्म्स, कि वो अपनी सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। पढ़े थे ना रिवॉर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो प्रोडक्शन के नतीजे में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और जो सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो रही है उससे हाउस होल्ड कंज्यूमर क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन कर रहे हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड फर्म्स कौन है भाई? फर्म्स वो प्रोड्यूसर्स हैं, द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। अच्छा, कंज्यूमर क्या कंस्ट्रेंट फेस कर रहे हैं? लिमिटेड इनकम का, कि अपनी इनकम को डिफरेंट गुड्स में कैसे एलोकेट करना है। भाई ये इनकम है, ये यहाँ पे भी खर्च की जा सकती है, यहाँ पे भी खर्च की जा सकती है, कहाँ खर्च करें, कहाँ एलोकेट करें, बेस्ट एलोकेशन कौन सी है। फर्म्स क्या लिमिटेशन फेस कर रहे हैं कि भाई फर्म्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। अब हर फर्म ये चाहेगी कि भाई जितनी चीज़ें प्रोड्यूस करो उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन सब कुछ प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। कंस्ट्रेन है ना अगेन लिमिटेड रिसोर्सेज का।
तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कहाँ लगाया जाए, किस चीज़ को प्रोड्यूस करने में लगाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ये डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा होगा, फॉर्म्स कर रही होंगी। देन गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम आ जाते हैं तो गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी को चला रही होती है अपने लॉज वगैरह के थ्रू, और वो क्या कर रही होती है, उसके पास भी कंस्ट्रेन है, फंड्स लिमिटेड हैं, तो उन फंड्स को कैसे एलोकेट करना है, हेल्थ केयर पे कितना लगाना है, एजुकेशन पे कितना लगाना है, डिफेंस पे कितना लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना लगाना है, ये उसकी डिसीजन मेकिंग हो रही होगी, ठीक है ना। और लास्टली हमारे पास कौन आ जाते हैं, फॉरेन ट्रेडर्स, जो कि हमारे पास कौन है, इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर। डिफरेंस सबको पता है, इम्पोर्टर जो सेल कर रहा हो, परचेज कर रहा होगा गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी इकोनॉमीज से, और एक्सपोर्टर कौन है, जो सेल कर रहा होगा, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये हम लास्ट के अपने चैप्टर्स में काफ़ी डिटेल में इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4 इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, आगे समझ में, कंज्यूमर, फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेडर्स। कंज्यूमर हम उन इंडिविजुअल्स को कह रहे हैं जो कि नंबर 1 गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म्स को। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर है कि जब आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, कोई चीज़ ख़रीद रहे हो, तो आपको इनकम भी रिक्वायर्ड है ना, तो आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे होगे। तो इसलिए कंज्यूमर के 2 कैरेक्टरिस्टिक बता दिए कि एक तो वो अर्न कर रहा है पैसा, कैसे अर्न कर रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके फर्म्स को, और उस पैसे के थ्रू फिर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। कोई और सवाल? ये तो मैं डिसाइड करूँगी अभी, 5 मिनट पहले ऑफ कर दूँगी ताकि ये हो कि जिनको पूछना है वो पूछ लें। 2 स्लाइड्स मज़ीद अभी हमने पढ़नी हैं जो रिलेट कर रही हैं आपस में। एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में अभी चले जाएंगे, और देन ये भी पढ़ चुके हैं हम, पढ़ा है ना रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ऑलरेडी पढ़ी हुई स्लाइड्स हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने कहा भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो रिसोर्सेज हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये बात ऑलरेडी डिस्कस हुई भी है कि भाई कुछ चीज़ों को बनाने के लिए आपको 4 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। अब हमने उन 4 फैक्टर्स को 2 तरीके में, 2 फॉर्म्स में क्लासीफाई कर दिया। एक को हमने कह दिया ह्यूमन फैक्टर्स, दूसरे को हमने कह दिया नॉन ह्यूमन फैक्टर्स। अब जाहिर आपको पता है कि ह्यूमन फैक्टर्स में लेबर और एंटरप्रेन्योर आ जाएगा, और नॉन ह्यूमन फैक्टर्स में आपके लैंड और कैपिटल आ जाएंगे। अच्छा, लेबर और एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन तकरीबन वही है इकोनॉमिक्स में भी जो इन जनरल आप समझते हैं, यानी हमारी जनरल कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि भाई लेबर कौन है, जो मेंटल या फिजिकल एफर्ट्स दे रहा होगा, ठीक है ना, किसी चीज़ को बनाने में या सर्विस प्रोवाइड करने में। और एंटरप्रेन्योर और लेबर में क्या डिफरेंस है, लेबर रिस्क नहीं ले रहा, लेबर जस्ट कोई अपनी एफर्ट्स दे रहा है और आखिर में उसको उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या ले रहा है, रिस्क ले रहा है, ठीक है, उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। और वो कंबाइन कर रहा है सारे फैक्टर्स को। नॉन ह्यूमन फैक्टर्स की जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स में वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है जो इन जनरल हम समझ रहे होते हैं। जैसे लैंड का जब हमारे सामने कोई टर्म यूज़ करता है तो उससे हमारा मतलब क्या होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ, ये लैंड है। इकोनॉमिक्स कहती है बहुत नैरो डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स लैंड को बहुत ब्रॉड डेफिनेशन दे देती है। इकोनॉमिक्स कहती है भाई लैंड क्या है, लैंड रेफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं आपके, सारे के सारे लैंड में आ जाएंगे। अब वो मिनरल्स हो, मेटल्स हो, फॉरेस्ट, एनिमल्स, आपके ओशियंस, ठीक है, जितनी भी आपके सनलाइट, एयर, सब के सब किस में आ जाएंगे, लैंड की डेफिनेशन में। यानी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लैंड की डेफिनेशन में जो है ना फॉल करेंगे। जबकि जो कैपिटल है उसकी लैंड से डिफ्रेंसिएशन हम किस बेस पर क्रिएट कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज, नीचे क्या लिखा हुआ है, मैन मेड रिसोर्सेज। वो चीज़ें जो किसने बनाई हैं, इंसान ने, मैन मेड है, और इनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें बना रहे हैं। जैसे मशीन्स इंसान ने बनाई है और इंसान उनके थ्रू क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। लैपटॉप मैन मेड है, हम इसके थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें जो मैन मेड हैं,
ये प्लांट्स पौधे नहीं हैं, ये वो वाले प्लांट्स नहीं हैं, ये जो आपके हैवी मशीन्स वगैरह होती हैं उन्हीं को ही हम प्लांट्स कह रहे होते हैं। तो प्लांट्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ये सारे मैन मेड रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम अदर चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यहाँ एक पॉइंट बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है जो MCQs में भी आता है। यूजुअली कैपिटल जब वर्ड यूज़ होता है तो हमारे जहन में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट, मनी। ठीक है, हमें लगता है कि भाई कैपिटल क्या है? पैसा है। कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना कैपिटल है, ठीक है ना, तो हमारे सामने पैसा आता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इकोनॉमिस्ट जो है वो कैपिटल की डेफिनेशन से मनी को किक आउट कर देता है, बोलता है मनी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल इन इकोनॉमिक्स। रीज़न बताती हूँ। मेरे ख्याल में मैं यहाँ से जाऊँगी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा बाहर, इतनी रोशनी है, मुझे इस वक्त स्क्रीन नहीं दिख रही है सही से। अच्छा, ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है कि मनी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये सम टाइम MCQs में भी किसी ना किसी तरीके से पूछा जा रहा होता है। वो कह रहे हैं कि भाई जो कैपिटल की डेफिनेशन है ना वो है मैन मेड रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। पैसे से डायरेक्टली आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपकी जेब में 1000 रुपये का नोट है, उसको निकालो और उससे कोई चीज़ बना लो। आप बोलोगे नहीं मैं ये करूँगा कि मैं जाऊँगा कोई चीज़ ख़रीदूँगा और फिर उस चीज़ से कोई प्रोडक्शन होगी, तो पैसे से डायरेक्टली कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो सकती। इनडायरेक्टली मनी बहुत मेन रिसोर्स है प्रोडक्शन का, लेकिन डायरेक्ट सोर्स नहीं है। इस वजह से इकोनॉमिस्ट कहते हैं भाई मनी को हम कैपिटल में काउंट नहीं करें, ठीक है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट सोर्स नहीं है प्रोडक्शन का। तो मनी कैपिटल की डेफिनेशन से ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर वो आपसे MCQs में पूछे कि भाई इसमें से बताएं कि 4 उसने ऑप्शंस दिए हुए हों, उनमें से कौन सा एक आपका ऑप्शन ऐसा है जो कि कैपिटल की डेफिनेशन में नहीं आएगा, तो उसमें उसने एक मनी भी ऑप्शन दिया हुआ होगा, ठीक है ना। वो जब आप MCQs देखेंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लास्ट स्लाइड एंड करेंगे यहाँ पे। रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेबर का रिवॉर्ड क्या है? वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। लैंड का रिवॉर्ड क्या है? रेंट। अच्छा, अब MCQs में पूछने का तरीका बहुत तरीके से आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सम टाइम एग्जामिनर क्या करता है, एग्जैक्ट लाइन दे देता है बुक की, फिलिंदा ब्लैंक्स की फॉर्म में एग्जैक्ट लाइन उठा के दे देता है। जैसे कि मैंने इसी बात को जहन में रखते हुए यहाँ पे कुछ इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर दी है। जैसे आपके पास एक डेफिनेशन आई, डैश इज़ द पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डेट आर फिक्स्ड इन सप्लाई, ठीक है। डैश उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने की पेमेंट है या रिवॉर्ड है जो जिसकी सप्लाई क्या है? फिक्स्ड है। तो आप सोचोगे भाई 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर की सप्लाई फिक्स नहीं है, लेबर फोर्स चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है ना। लेबर फोर्स में कितने लोग आते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू कैपिटल में भी एडिशन होता है आपका। एंटरप्रेन्योर की भी सप्लाई साइड फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ लैंड बाय नेचर उसकी सप्लाई क्या है? फिक्स है, ठीक है ना, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, तो वो नेचर की तरफ से उसकी सप्लाई फिक्स्ड हुई हुई है, ठीक है। क्या कह सकते हैं? क्वालिटी वाइज तो वो डिफरेंट बात है कि कभी प्रोडक्शन उससे ज़्यादा बेहतर हो सकती है या कम हो सकती है, लेकिन लैंड की अपनी क्वांटिटी, यानी आप सरफेस ऑफ द अर्थ या मिनरल्स आपके पास टोटल कितने हैं, क्वालिटी की बात नहीं कर रहा है, वो तो फिर बाद में अलग बात आ जाएगी, लेकिन क्वांटिटी के हवाले से हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम मिनरल्स या मेटल्स बढ़ा नहीं सकते, हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, मज़ीद, लेकिन जितने हैं वो बाय नेचर फिक्स्ड हैं, ठीक है ना।
तो जब आपने डेफिनेशन देखी, आपने एक वर्ड सुना, एक ऐसा फैक्टर की बात हो रही है जिसकी सप्लाई क्या है, फिक्स्ड है, तो लैंड की बात हो रही होगी, और लैंड की पेमेंट क्या है, रेंट है। ठीक है, तो आपने बहुत तरीके से कॉन्सेप्ट को देखना है कि कैसे कैसे पूछा जा सकता है। अच्छा, रेंट को फिक्स नहीं किया है हमने, हम कह रहे हैं कि लैंड की क्वांटिटी फिक्स है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बाय नेचर फिक्स्ड है, उस पर जो आप अर्निंग कर रहे हो वो थोड़ी फिक्स है, उसकी अर्निंग तो फ्लक्चुएट कर सकती है। हम रिवॉर्ड की बात नहीं कर रहे कि रिवॉर्ड फिक्स है, हम कह रहे हैं कि जो लैंड है वो रिसोर्स फिक्स्ड है, उसका रिवॉर्ड तो फ्लक्चुएट करेगा, वो फिक्स नहीं कह रहे हम। अच्छा, कैपिटल का रिवॉर्ड किसे बोला गया है, इंटरेस्ट को। ठीक है ना, कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है, इंटरेस्ट है। अब ये जो है ना घुमा फिरा के बात बोली जाती है, हम कहते हैं कि भाई कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट कैसे हो गया, क्योंकि इकोनॉमिस्ट ने तो कैपिटल से मनी को हटा दिया था। ठीक है ना, और इंटरेस्ट क्या है, पैसे पे पैसा कमाना। ठीक है ना, इसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो फिर हमने कैपिटल के रिवॉर्ड को इंटरेस्ट कैसे कर दिया। अब यहाँ पे इकोनॉमिस्ट आए बाय शाए पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे इकोनॉमिस्ट को समझ में नहीं आता कि जवाब क्या देना है। तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो मैं आपको दे दूँ कि इसका बेस्ट आंसर बस ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक फॉर्म है जिसको कैपिटल फॉर्मेशन करनी है। कैपिटल फॉर्मेशन से मेरा मतलब क्या है कि उसको अपनी फैक्ट्री में न्यू मशीन्स का एडिशन करना है। ठीक है ना, कैपिटल एडिशन करना है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। फंड्स के लिए वो जाता है, वो फैक्ट्री या ओनर जाता है बैंक के पास, वो बोलता है भाई मुझे इतने पैसे चाहिए क्योंकि मुझे कैपिटल एडिशन करना है अपनी फैक्ट्री में। ठीक है ना, बैंक उसको क्या दे देगा, पैसे दे देगा। बैंक उसको मशीन्स नहीं दे रहा, बैंक उसको दे तो पैसे रहा है, लेकिन उस पैसे के थ्रू वो क्या कर रहा है, मशीन खरीद रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है। तो बैंक अगेन डायरेक्ट सोर्स तो नहीं बना, पर एक इनडायरेक्ट सोर्स बना कैपिटल फॉर्मेशन की, और बैंक को आप क्या दे रहे हो बदले में, इंटरेस्ट दे रहे हो। तो ये कहानी बहुत घुमा फिरा के इस तरीके से बनती है। पैसे पे दे रहे हो, एग्जैक्टली ये पॉइंट बिल्कुल ये, क्योंकि इकोनॉमिक्स ये एक ऐसा एरिया है जिसको आप समझ लो ग्रे एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है ना, यानी इसकी एक्सप्लेनेशन आपको डायरेक्ट नहीं मिलती। यानी ये बात मैं बिल्कुल एडमिट करती हूँ कि जब आपने कैपिटल की डेफिनेशन से मनी को ख़त्म कर दिया और बैंक आपको पैसे दे रहा है, तो मशीन पे आप नहीं दे रहे हो, लेकिन रीज़न कैपिटल फॉर्मेशन की वो पैसे की वजह से हो रही है। तो आप ये कह रहे हो कि जो बैंक है वो कैपिटल फॉर्मेशन की वजह बन रहा है। ठीक है ना, इस वजह से आप उसको कैपिटल प्रोवाइडर कह रहे हो। ठीक है ना, और उसको जो आप पे कर रहे हो वो इंटरेस्ट के फॉर्म में पे कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में है, लेकिन बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कोई ऐसे स्टूडेंट जिसको पता नहीं क्या नहीं आई। ठीक है, आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, आपने उसमें कैपिटल एडिशन करना है। ठीक है, एक मशीन काम करी थी, अब आपको दूसरी मशीन की भी ज़रूरत है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको अच्छे खासे फाइनेंस की नीड होती है। फ़ंड रेज करने के बहुत से तरीके हैं। मैं आपको एक तरीका एग्जांपल में ये समझा रही हूँ कि आप बैंक के पास जाते हो, आप बैंक से बोलते हो भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, बैंक आपको पैसे दे देता है इंटरेस्ट पे। ठीक है, आप उस पैसे को यूज़ करते हुए क्या करोगे, वो मशीन ख़रीदोगे और कैपिटल फॉर्मेशन करोगे। तो बैंक उस कैपिटल फॉर्मेशन की वजह बन रहा है ना, बैंक की वजह से आप वो कैपिटल फॉर्मेशन कर पाए। तो एक तरीके से बैंक क्या हुआ, कैपिटल प्रोवाइडर। डायरेक्ट वो मशीन नहीं दे रहा, लेकिन वो वजह बन रहा है कैपिटल फॉर्मेशन की, और उसको बदले में आप क्या दे रहे हो, बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो। तो मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट होता है। ठीक है ना, लेकिन वही बात है कि हम जो डेफिनेशन जो बातें से होती हैं हम वो पढ़ के हम तो वही कॉम है ना, या तो हम अपनी थ्योरी डेवलप करें और इस चीज़ को बोलें कि भाई ये गलत है, इसको चेंज करें। तो चेंज करने के लिए पहले हमें वो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है। ठीक है, लास्टली एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड हमने क्या बोला है भाई, प्रॉफिट। ठीक है, ये सबको समझ में आता है। तो यहाँ तक आज की क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। सबसे पहले हमने डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करी, एडम स्मिथ की, एल्फ्रेड मार्शल रॉबिन्स की। देन हमने नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में बात करी कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट्स है। कंक्लूजन हमारा क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट्स दोनों में आ जाएगा। देन हमने बात करी कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। अगेन
हमारा कंक्लूजन ये रहा कि भाई इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस भी है, इनोवेटिव साइंस भी है। देन हमने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करी, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे हमने थोड़ी सी बात करी। उसके बाद हमने नीड्स और वांट्स का डिफरेंस देखा। देन हमने एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ इकोनॉमी समझे कि कितने एजेंट्स हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं इकोनॉमी के। लास्ट हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड डिस्कस करें। ठीक है, तो ये हमारा टोटल टॉपिक रहे हैं आज के। चैप्टर 1 के जब MCQs ओपन करोगे तो मैं बता देती हूँ बहुत आसान है, क्योंकि अभी तक जो टॉपिक हमने डिस्कस करें ये इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो आप बस बैठोगे और आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे सारे। तो मैं बता देती हूँ कि कहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो आज की क्लास के बाद। अच्छा, ऐसे करना 29 तक सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। 29 तक जितने हो गए, अगर 29 पूरे नहीं भी हो पाए, वैसे अभी जो 29 तक के MCQs है वो बहुत सिंपल है कि इकोनॉमिक्स किस वर्ड से डिराइव हुआ, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो ये तो आप लोग आराम से एक ही दफ़ा बैठ के कर लोगे। क्लास एंड कर रही हूँ, अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो यहाँ पे आके पूछ सकते हो मुझसे। और मैं इंशाल्लाह ग्रुप बना देती हूँ आज, लिंक आप लोगों को भेज दूँगी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड ग्रुप में। किसी एक ग्रुप में आप लोगों का होना लाजमी है, तभी आप लोगों को लिंक मिल पाएगा। कि क्यों नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कोई आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके बहन भाई किसी ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ हो? आप लोग घर के पहले हैं जो CA करने आ गए? कहाँ से किया इन्होंने? अच्छा, तो क्या क्या ले लूँ उनकी मैं? जो ICAP की है ना, वो लेना चाहो तो आप रीड करने के लिए ले लो। नहीं नहीं, उन्होंने PRC पढ़ा था या PRC पे ही आई थी? तो PRC स्टार्टिंग में 15 चैप्टर्स आए थे, पर मेरे ख्याल में वो फ़ौरन से ही चेंज हो गया था, तो वो 13 चैप्टर्स वाली बुक ही होगी। तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। हार्ड कॉपी में MCQs अगर आपके पास हार्ड कॉपी में अगर आप उसको कन्वर्ट करवा सको तो बहुत अच्छा है, क्योंकि MCQ सॉफ्ट कॉपी में वो मज़ा नहीं आता ना, ठीक है ना। तो वो आप अगर कोई ऐसा जिसमें कुछ आपको अपनी लिखनी भी हो, एक्सप्लेनेशन भी लिखनी हो, तो वो आप सब कुछ एक जगह पे लिख लेते हो। ये क्यों नहीं काम कर रहा?